जैन, हम लोग चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे और कार्बोनेट्स कंपाउंड में हमने कुछ बेसिक सा समझ लिया था कि हाँ, जब मैं कार्बन एज अ वर्ड लिखता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि हाँ, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि 118 एलिमेंट में पाया जाता है। उसकी हमने कुछ हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी जो कि हम इस थ्रू आउट द चैप्टर जानेंगे समझेंगे। फिर हमने ये देखा था कि जो तुम्हारा कार्बन होता है वो सबसे बेस्ट मतलब क्या कहते हैं कि बॉन्डिंग कर सकता है। और वो भी कैसे बॉन्डिंग, सेल्फ बॉन्डिंग। तो जब भी अगर सेल्फ बॉन्डिंग की बात की रहेगी मतलब से अपने से खुद से जुड़ने की बात की रहेगी तो हम लोग उसको कैटिनेशन भी बोल देते हैं। तो हमने कल कैटिनेशन के बारे में भी हल्का फुल्का जान लिया था, लेकिन कैटिनेशन से रिलेटेड जितनी भी अदर चीजें, फिर वो चाहे तुम्हारी ग्रुप्ड चेन हो, चाहे ब्रांच चेन हो, या फिर तुम्हारी सर्कुलर चेन हो, उसके बारे में हम लोग बाद में भी पढ़ लेंगे। ये चीज है। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे जो तुम्हारे कार्बन होता है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से वो बहुत सारे वो अपने कंपाउंड बना सकता है। और अगर वो कंपाउंड बना पा रहा है तो उसका मतलब है कि हम लोग उसको थ्रू आउट हर जगह पा सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तुम्हारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले कार्बन की, तो वो केवल तुम्हारा 0.02% है। लेकिन फिर भी अगर इसकी अहमियत की बात की जाएगी तो ये तुमको हर एक, चाहे वो तुम्हारा प्लांट हो चाहे वो तुम्हारा एनिमल हो, हर एक उसके कंपोजिशन में मिलता है। लेकिन कल कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा था अकरेंस ऑफ तुम्हारे कार्बन में कि हाँ भैया, ये दो तरीके से मिलेगा। या तो ये फ्री स्टेट में मिलेगा या तो ये आपके मतलब क्या कहते हैं कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। जब भी मैं फ्री स्टेट की बात करते हैं तो इसमें ये बोला जाता है जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और जब भी हम कंबाइंड फॉर्म की बात करते हैं तो वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मिलकर बना होता है। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ ग्रेफाइट। तो जब भी तुम ग्रेफाइट के अंदर जाके देखोगे, उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में जाओगे, उसके एटॉमिक कंपोजिशन में जाओगे, तो तुमको केवल कार्बन ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप कंबाइंड स्टेट में, अगर आप मान लो कि मैं ग्लूकोज की बात कर देता हूँ, तो ग्लूकोज में जैसे अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ C6H12O6, तो आपको मालूम है कि भैया यहाँ कार्बन जो है वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी आ रहा है ना। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन स्टेट में जो आपका कार्बन पाया जाता है, ये हमारी लाइफ स्टाइल के लिए, ये हमारे लाइफ की इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज्यादा तुम्हारा जरूरी हो जाता है। और आज जो तुम्हारा टॉपिक है इसी चीज से ही रिलेटेड होने वाला है, जिसका वर्ड है तुम्हारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या है तुम्हारा? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो देखो जो तुम्हारा एलोट्रॉप्स वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है कि जो मान लो कि तुम कितने टाइप से अपने फिजिकल फॉर्म ले सकते हो। मान लो कि अगर जैसे मैं हूं, मैं अगर एक हाथी का भी शेप ले लूं, मैं एक मतलब क्या कहते हैं कि एक तुम्हारा उसका भी शेप ले लूं, स्नेक का भी शेप ले लूं, मैं किसका भी शेप ले लूं, लेकिन रहूंगा तो मैं पंकज ही। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि उस 118 एलिमेंट में अगर मैं कार्बन एलिमेंट की बात करता हूं, तो अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन अगर वो किसी भी शेप का हो जा रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार वो शेप उस कार्बन का एलोट्रॉप हो रखा है। और हमें मालूम है कि कार्बन अपने प्योरेस्ट फॉर्म में केवल तीन ही जगह पाया जाता है। एक होता है तुम्हारा डायमंड, एक होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्रेफाइट, और एक होता है तुम्हारा बकमिनिस्टर फ्लुरेंस होता है, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड से हम लोग C60 भी बोल देते हैं। ये हो गया। तो अभी हमको ये देखना है कि भैया डायमंड का जो फिजिकल फीचर है और ग्रेफाइट का जो फिजिकल फीचर है, ये दोनों ही कैसे हो रखे हैं, बहुत ही ज्यादा आपके डिफरेंट हो रखे हैं। तो इन डिफरेंट होने की वजह क्या है? और अगर मान लो कि भाई ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन से बने हुए हैं, तो क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी एकदम सेम हो रखी है कि नहीं हो रखी, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो बकमिनिस्टर फ्लोरेंस है, ये तो हमने न्यूली फॉर्म्ड किया है, मतलब कि हमने न्यूली इसको डिस्कवर किया है। अभी भी इसके बारे में मतलब क्या कहते हैं कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। अगर मान लो कि मैं डायमंड की बात करता हूँ, तो तुम्हें मालूम है कि डायमंड कैसा होता है, एकदम कलरलेस होता है। देखोगे एकदम कलरलेस लगेगा, एकदम तुमको मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देगा, है ना। और जब भी इसको तुम देखोगे तो उसकी किस कंडीशन में डाला जाता है कि हाँ भाई इसकी चमक बहुत होती है, मतलब कि लस्ट्रस बोला जाता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा चमकीला होता है ये। और अगर बाकी सब अदर मेटल्स के कंपेयर पे चेक करोगे या नॉन मेटल के कंपेयर पे चेक करोगे, तो लस्ट्रस के साथ साथ ये तुमको काफी हैवी भी दिखाई देगा। और इसकी जो हार्डनेस है, और इसमें जो बोला जाता है कि हाँ ये आपकी मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसके पीछे जो मेन कारण होता है वो होता है इसका स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से होता है कि काफी ज्यादा हार्ड भी होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने वाली डायमंड में, वो भी नहीं हो पाती। तो अभी हम इस स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। लेकिन अगर मैं मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि भैया कार्बन डायमंड कुछ नहीं, बस केवल कार्बन ही है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, पूरा का पूरा कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको जलाता हूं, जैसे कार्बन को अगर ऑक्सीजन में जलाने के बाद तुम्हारा CO2 गैस निकलता है, ठीक वैसे अगर कार्बन की जगह अगर मैं डायमंड भी लिख दूं और डायमंड को मैं अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूं,
तो भी मेरे को मतलब क्या कहते हैं CO2 गैस ही निकलेगी, उसके अलावा और भी कोई चीज मेरे पास नहीं बचेगा। क्योंकि कार्बन क्या है, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जा रहा है, उसमें ना तो कोई हाइड्रोजन है, ना तो तुम्हारा कोई ऑक्सीजन है, ना तो कुछ नहीं पाया जा रहा। और अगर आपको पता करना है कि हाँ डायमंड के बाद जो मैंने उसको बर्न के उसमें ऑक्सीजन के साथ जो बर्न के उसमें CO2 गैस ही निकली है, तो आपके पास काफी सारे फंडामेंटल है CO2 को पास कराने के, देखने के लिए कि CO2 है कि नहीं। आप फायर के सामने लेके जाओ, अगर फायर एक्सटिंग्विश हो गई तो मतलब कि हाँ भैया इसमें से CO2 गैस निकली हुई है। आप क्या करना है, आप अगर मान लो कि इसको वाटर में डालोगे तो इसमें से आपका मतलब क्या कहते हैं एक एसिड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं H2CO3। अब अगर मान लो कि अगर इसको मैं रेड लिटमस पेपर में डालूंगा तो रेड का रेड बना रहेगा, अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर में डालूंगा तो तुम्हारा ब्लू का ब्लू बना रहेगा। ये एक मेथड हो गया। लेकिन इससे भी सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि आप लाइम वाटर को, अगर आप लाइम वाटर में अगर आप CO2 को कभी भी पास आउट कराओगे तो आपको मालूम है कि ये जो लाइम वाटर है जो कभी कलरलेस हुआ करता था, अब वो किस रंग का हो जाएगा आपका, वो मिल्की रंग का हो जाएगा, मतलब कि मिल्क के जैसा दिखने लगेगा। ये होगा। तो फंडामेंटल हमको बस बताना यही होता है कि हाँ जो तुमने CO2 बनाया है, जो डायमंड को जला के बनाया है, उसमें केवल CO2 ही निकला, उसके साथ साथ और कुछ भी नहीं निकला, और वो CO2 गैस ही है। तो मैं उसको लाइम वाटर के थ्रू में मतलब क्या कहते हैं वो बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे तुमसे कोई बोलता है कि अच्छा मुझे बताओ फिर डायमंड का तुम्हारा सिंबल क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम सिंपल बोलोगे कुछ नहीं भाई, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। सो डायमंड का जो आपका सिंबल होता है उसको मैं C से डोनेट कर सकता हूँ। किससे डोनेट कर सकता हूँ, C से डोनेट कर सकता हूँ। ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं ग्रेफाइट की बात कर देता हूँ तो ग्रेफाइट कैसा दिखेगा, एकदम ओपेक, मतलब काला रंग का, जिसके तुम आर पार देख भी नहीं सकते। और डायमंड के कंपेयर पे अगर चेक किया जाएगा तो ये काफी कैसा होता है, लाइट होता है। अगर एज कंपेयर टू बकमिंस्टर फुलनेस के बारे में किया जाएगा तो बकमिंस्टर फुलनेस इससे भी ज्यादा हैवी होता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं उससे कंपेयर करता हूँ, तो बड़ा डायमंड से कंपेयर करता हूँ, तो डायमंड से काफी ज्यादा लाइटर हो रखा है। इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा तुम्हारा सॉफ्ट भी है और तुम्हारा स्लिपरी भी है। इसका सिप्लिरी और इसका सॉफ्ट होने का जो मेन कारण है वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और जब हम लोग अभी इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे तब तुम्हें और पता चलेगा अच्छे से। ठीक, अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि भैया एलोट्रोप्स मतलब होता है कि आपकी हम शक्ल, या फिर आप मान लो कि आप ही जैसे दूसरे फॉर्म में पाए जा रहे हो। तो अगर कार्बन ग्रेफाइट रूप में पाया जा रहा है, कार्बन आपका डायमंड रूप में पाया जा रहा है, तो जैसे भैया डायमंड को जलाने पे CO2 गैस निकलेगी, तो भैया वैसे ग्रेफाइट को भी जलाने पे निकलनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा। अगर मान लो कि मैं ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं कभी भी बर्न करूंगा तो हमेशा मेरे को CO2 गैस ही निकलेगी, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं निकलने वाला। और मुझे मालूम है कि CO2 गैस तभी निकलती जब भी आप कार्बन की प्रेजेंस में कभी भी उस चीज को जलाते हो। तो इसका मतलब क्या कि मैं क्या ग्रेफाइट को भी C का सिंबल दे सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल C का सिंबल दे सकता हूँ। तो तुम्हें क्या पता चला कि हाँ देखो जो आपके कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, वो चाहे डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे बकमिंस्टर फ्लुएंस हो, आप उनके सिंबल्स को, आप उनके मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक सिंबल को C से आप क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। ये सारी चीजें कर सकते हो। तो आप अभी देख रहे हो कि ये जो प्रॉपर्टी है, सॉफ्ट है, स्लिपरी है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये सब हो रखा है, इनको बोला जाता है फिजिकल फीचर। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फिजिकल फीचर। और लेकिन जब आप मतलब क्या कहते हैं उसको जलाते हो, बर्न करते हो, केमिकली चेंज करते हो, तो उसको बोला जाता है ये तुम्हारा केमिकल फीचर। तो जब तुम इनको बीच में तुम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, अगर मान लो कि मैं डायमंड और तुम्हारे ग्रेफाइट के अगर उसको डिफिनीशन, अगर मान लो कि इसके ग्रेफाइट के बेसिस पे अगर इनको मतलब कैटेगराइज करते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि हाँ भैया इनके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कैसे हो रखे हैं, वो आपके डिफरेंट हो रखे हैं। लेकिन अगर आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों के उसमें आपका केवल CO2 गैस ही निकल रही है ये। और अगर तुमसे कोई भी अगर पूछे कि फिजिकल फीचर क्यों डिफरेंट है, तो तुम तुरंत आंसर दोगे क्योंकि भैया उनके स्ट्रक्चर जो है, उनके जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो उनका कैसा हो रखा है, डिफरेंट हो रखा है। तो ये उनके फिजिकल फीचर में, अभी स्ट्रक्चर में कैसे रोल आता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले मुझे बताओ ये डायमंड क्या है, ये ग्रेफाइट क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारे स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करती है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आगे भैया। आ गया? आयुष हाँ भैया आगे। आ गया? रुद्र चलते, वेरी गुड है ना। तो अभी देखो दिखाते हैं, ठीक है, इसको देखो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक, तो जब भी आप वेरियस टाइप की फिजिकल फॉर्म ले सकते हो तो आप उसको एलोट्रॉप ही बोलते हो। तो अगर कोई एलिमेंट अपने वेरियस टाइप की फॉर्म्स ले पा रहा है तो मैं उसको एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट बोल दूंगा। तो कार्बन भी अपने काफी तरीके की मतलब फॉर्म ले सकता है। वो डायमंड का फॉर्म ले सकता है,
वो ग्रेफाइट का फॉर्म ले सकता है, वो तुम्हारा बकमिंस्टर फ्लूरेंस का भी फॉर्म ले सकता है। ये है, ठीक है। ये जो आप तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये तुम्हारा बकमिंस्टर फ्लूरेंस का स्ट्रक्चर हो रखा है। अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो तुमको मतलब क्या कहते हैं, फुटबॉल की शेप का लग रहा है। और ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो तुम डॉट डॉट देख रहे हो, ये तुम्हारे कार्बन है। अगर तुम इनकी संख्या गिनोगे तो टोटल नंबर ऑफ जो संख्या इनकी 60 है। लिटरली अगर मान लो कि मैं तुमको एक छोटा सा, अगर मैं तुमको डायमंड दिखाता हूँ, ऐसा डायमंड मान लो कि ये तुम्हारा डायमंड है, ये क्या हो रखा है, ये तुम्हारा एक डायमंड का पीस हो रखा है, ठीक है। और मान लो कि ये तुम्हारे ग्रेफाइट की एक पेंसिल की नोक हो रखी है, ये हो रखी है। तो इसके अंदर तुम्हारे लाखों करोड़ों अरबों तुम्हारे डायमंड के मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे कार्बन पाए जाएंगे, तुम्हारे ग्रेफाइट के पाए जाएंगे, और वो इतनी लंबी चेन होगी कि कुछ कहने को नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर बोला जाता है ना कि कार्बन की सबसे शॉर्टेस्ट चेन लॉन्ग में, तो तुम्हारे बकमिंस्टर फ्लोरेंस की होती है। मतलब 60 के बाद क्या हो जाती है, ये स्टॉप हो जाती है, लेकिन तब तक ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। इसी वजह से इसको एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की कैटेगरी में डाला गया है ना। इसी वजह से ये बोला जाता है कि हाँ यार, डायमंड और जो तुम्हारा ग्रेफाइट है, ये तो कॉमन फॉर्म ऑफ कार्बन हो रखे हैं हमेशा से। लेकिन ये जो तुम्हारा बकमिंस्टर फ्लोरेंस है, ये अभी न्यूली डिस्कवर्ड है, और इस पे हम लोग अभी भी मतलब क्या करें, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब अगर जैसे मान लो कि डायमंड की बात की जाएगी, तो हमेशा याद रख लेना कि डायमंड कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, हार्ड होगा। यूजली डायमंड नॉन मेटल कैटेगरी में आता है। नॉन मेटल की अगर बात की जाती है तो भैया वो ज्यादा ब्रिटल होते हैं, लेकिन देखो ये तुम्हारे लोहे तक को भी कैसा कर दे रहा है, तुम्हारे उसमें हल्का सा बेंट कर दे रहा है। तो मतलब क्या बोल सकते हो कि हाँ, डायमंड काफी एक्सट्रीमली हार्ड है। डायमंड हार्डेस्ट नोन मटेरियल आज तक माना गया है, हैवी है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, तो इसके पीछे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का कारण होता है, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर का कारण होता है, कि इनके एटम्स कैसे अरेंज हो रखे। तो अभी उनके बारे में पढ़ेंगे। और इन्हीं हार्डनेस की वजह से अगर आप इसको हीट करोगे, तो कम से कम 3500 डिग्री सेल्सियस तक का तुमको टेम्परेचर देना पड़ेगा। और तुम्हें मालूम है कि लोहे का जो होता है, वो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 1535 होता है। तो तुम्हारा जिस चीज से भी पकड़ोगे ना, वो पहले पिघल जाएगा, तुम्हारा डायमंड बाद में पिघलेगा, लेकिन पिघलेगा तो जरूर। और जब भी पिघलेगा और पिघलने के बाद जब भी बर्न होगा, तो मुझे मालूम है कि भैया डायमंड कार्बन का बना होता है, और प्योर कार्बन का बना होता है। तो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकलने वाली है, और लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि भैया डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन है, उसमें कुछ मिला ही नहीं हुआ है। इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है कि हाँ, ये तुम्हारा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। और अगर तुम्हें पता लगाना है कि नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकल रही है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराना है। जैसे ही पास कराओगे, वो वाटर कैसा हो जाएगा, तुम्हारा मिल्की हो जाएगा, मतलब कि दूध के जैसा तुमको दिखने लगेगा। तो मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, डायमंड कुछ और नहीं, बेसिकली एक कार्बन ही है। तो मैं डायमंड को एज अ सिंबल सी भी डोनेट कर सकता हूँ, सी भी बोल सकता हूँ। तो ये देखो, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि बता रहा है इसकी हार्डनेस है, कितनी हार्ड हो रखा है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना हार्ड हो रखा है कि आप इसको मतलब क्या कहते हैं कि जल्दी से वो कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आप 3500 डिग्री सेल्सियस तक का दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा CO2 में बर्न आउट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में निकल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, कोई भी रेसिड्यू नहीं बचेगा। लेकिन अभी भी इसमें कार्बन है। तो ये देखो, जैसे 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 इसको बर्न कर रहा है, ये तुम्हारा इवैप मतलब डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें टुकड़ों में टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। वो इसी वजह से, क्यों, क्योंकि भैया प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन हो रखा है ना। तो जब आप देखते हो उसको जनरली, तो डायमंड देखो ये कुछ ऐसा आता है, लेकिन अभी इसकी इतनी चमक नहीं है। इसकी चमक बढ़ाने के लिए इसके अंदर तुम्हारा एक TIR वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि ताकि तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा हो कि ताकि वो तुम्हारी चीज वो बहुत ज्यादा ब्राइट निकल कर आए, वो चीज हो। तभी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारा हीरे का पत्थर पाया जाता है, तो उसको तराशा जाता है, कि मतलब उसको बनाया जाता है ऐसे कि अगर कहीं से लाइट आए, तो वो लाइट अंदर ही बनी रहे, वो बाहर तब तक ना जाए जब तक वो काफी जगह से लड़े ना। और जब वो लड़ेगी, हर जगह से लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसमें एक चमक आएगी। तो वो जो लस्टरस है, वो जो चमक है, जो डायमंड में एकदम जो मतलब क्या कहते हैं निकल कर आती है, वो उसके मॉडिफिकेशन करने के बाद आती है, वो पहले ही नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। आगे भैया। आ गया ना। तो ये देखो, ये तब जाके तुम्हारा ऐसा चमक रहा है, लेकिन जब पहले देखा था तब इतना नहीं चमक रहा था। तो उसके पीछे कारण ही है, क्योंकि हमने इसके अंदर TIR वाला फेनोमेना अपनाया, कि ताकि हमारा सबसे बेस्ट से बेस्ट इसकी चमक निकले। और जो जितना ज्यादा चमकेगा, वो उतना बेस्ट क्वालिटी का कैरेट ऑफ बोल दिया जाता है, भारी और चमकने पे। ये है। और अगर इसी बदले अगर मैं ग्रेफाइट की बात कर देता हूँ, तो अगर तुम ग्रेफाइट को देखोगे, तो एकदम ग्रेइश ब्लैक कलर का, जैसे पेंसिल की नोक होती है,
है ना, जो कि तुम्हारी ग्रेफाइट से बनी होती है, एकदम ओपेक, देख ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर बात करोगे लाइटर है तो एकदम सबसे लाइटेस्ट होगा। स्लिपरी इन टच, टच करोगे तो स्लिप करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये टच करने पे स्लिपरी है, सॉफ्ट हो रखा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया ग्रेफाइट भी टोटल कार्बन का बन रखा है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर भैया मैं इसको हीट करूंगा तो डायरेक्टली आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकल जाएगा। तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकल जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। तो मतलब क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, मैं ग्राफाइट को भी मतलब क्या कहते हैं एस सिंबल सीड बोल सकता हूँ। और अगर इसमें से CO2 गैस निकल रही है तो इसका मतलब है कि ये भी भैया लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की ही कर देगा। ये हो गया। ठीक है, तो हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कार्बन में डायमंड और ग्राफाइट को लेकर कि भैया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो रखी है। जैसे आपका डायमंड काफी हार्ड हो रखा है, ग्रेफाइट काफी सॉफ्ट हो रखा है। डायमंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और इनके पीछे अगर कोई मेन कारण है तो उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से हो रखा है। और अगर मान लो कि बात कर देता है कि अगर जैसे मान लो कि उसकी बात कर देता है कि हाँ इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी की, तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी में ये है कि दोनों के दोनों कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। इसी वजह से अगर आप इनको बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकलेगी और ये लाइम वाटर को मिल्की ही करेंगे। तो मतलब क्या है कि भैया इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रखी है, एकदम सेम टू सेम हो रखी है, वो सेम हो रखी है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आपके मतलब क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये जो तुम बगल में ये वाला एग्जांपल देख रहे हो, ये तुम्हारे उसकी लुब्रिकेशन के बारे में बता रहा है कि कितना ज्यादा स्लिपरी होता है। तो हम लोग इसको ड्राई एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये ड्राई लुब्रिकेंट ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, वो इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल ही कुछ ऐसा हो रखा है कि तुम्हारा पेज जैसा होता है। तो अभी इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो लुब्रिकेशन में ड्राई लुब्रिकेशन तभी, अगर जिसके घर में कार होगी तो उसको मालूम होगा कि ड्राई लुब्रिकेशन के लिए हम लोग हमेशा जहाँ ताले वगैरह होते हैं, जहां से गाड़ी से ओपन करते हैं, तो वहां हम लोग ये कार्बन के मतलब ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया। ये इसकी लेड है जो कि बता रहा है कि हाँ देखो मतलब क्या कहते हैं कि अगर मैं इसको बर्न करूंगा तो ये डायरेक्टली मतलब क्या कहते हैं CO2 के फॉर्म में ऐसे देखो निकल जाएगा। इसमें जो निकल रहा है ये तुम्हारा CO2 गैस निकल रही है। और तुम्हें पता करना हो तो कुछ नहीं, लाइम वाटर में डालो, डायरेक्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो मिल्की में हो जाएगा, है ना। ये हो गए तुम्हारी इसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये जो प्रॉपर्टीज इनकी दिखाई जा रही है ये इनकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे। आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बताओ। यार मुझे इसका आंसर बताओ कि जब भी किसी की कोई भी एलिमेंट के जब भी फिजिकल अलग अलग फिजिकल फीचर होते हैं तो हम उसको किस टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, आइसोमर, एलोट्रॉप। आइस एलोट्रॉप्स। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। क्या कहते हैं कार्तिकेय। Which of the following is considered a new allotrope of carbon that has been discovered recently according to a text? Buckminster Fullerene. गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। How many solid allotropes of the carbon element are explicitly mentioned in the text? Two, three, four solid allotropes of carbon. Three. थ्री। क्योंकि भैया बकमिस्टर फ्लोरेंस भी सॉलिड ही होता है, लिक्विड नहीं होता, ना तो गैस होता है। ग्राफाइट भी सॉलिड होता है और आपका वो भी सॉलिड होता है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आयुष। आयुष नहीं है, कौन कौन है। रुद्र है, यान है, मैं हूँ और ठीक है, कार्तिक है। रुद्र इसका आंसर बता भाई। भैया मैं चलो ठीक है, तुम बताओ यार मुझे कि कौन से दो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है जिनको सेंचुरीज से जाना जा रहा है, मतलब हमेशा से जाना जा रहा है। भैया ग्रेफाइट, यस, बकमिस्टर। डायमंड एंड ग्रेफाइट जो गुड, होता है ना, है ये हो गया। उसका। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Which of the following statement about diamond is incorrect according to the text? It is the hardest natural substance known. It does not conduct electricity. It is a colorless, transparent substance. It is a good conductor of heat. भैया डी वाला। डे वाला, गुड कंडक्टर ऑफ इट। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। When diamond is burnt on strong heating, what substance is formed? Carbon dioxide. C वाला. सी वाला ना, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो ईयान कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं
जिसमें से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि डायमंड ही तुम्हारा मतलब कार्बन का बना हुआ है। तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है कि डायमंड काफी भैया हैवी हो finding रखा है? diamonds in oxygen from carbon dioxide and gas, nothing it's left behind. वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, कर देंगे। Which statement is true regarding the electrical conductivity of diamond and graphite? Both diamond and graphite conduct electricity. Diamond is a good conductor, but graphite is a non-conductor. Diamond is the non-conductor, but graphite is a good conductor. Neither diamond or nor graphite conduct electricity. C वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, यश। How do diamond and graphite compare in terms of hardness and feel? Diamond is soft and slippery while graphite is extremely hard. Both are extremely hard substance. Diamond is extremely hard while graphite is soft and slippery to touch. We are C वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि डायमंड और ग्रेफाइट का सिंबल जो है वो सी लिया गया है। क्यों लिया गया? क्योंकि डेंसिटी सेम है, क्योंकि वो दोनों मतलब कलरफुल हो रखे हैं, क्योंकि दोनों ही कार्बन के बने हुए हैं केवल, या फिर दोनों ही लाइटर हैं ये वाटर दोनों से? कार्बन के बने हुए हैं, सी वाला। वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, कार्तिकेय। अगर रुद्र आ जाए तुरंत तो वो अपना खुद आंसर दे सकता है, ठीक है, रोक सकता है किसी को भी। पढ़ भाई कार्तिक। Which factor is responsible for the difference in the physical properties of diamond and graphite, even though their chemical properties are the same? The difference in their molecular mass, the difference in the arrangement structure of carbon atoms in them, the difference in their reactivity with oxygen, the difference in their overall density. B B वाला. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। What common chemical property is shared by both diamond and graphite? Both are good electrical conductors. Both are colorless and transparent. Both are extremely hard substance. Both form carbon dioxide gas when burned in oxygen. We are D वाला. डी वाला ना, वेरी गुड। आओ, ठीक है। मतलब कि तुमने बाकी फिजिकल फीचर समझ लिया कि भैया फिजिकल फीचर में डिफरेंस इस वजह से क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रखा है। तो आओ उनका स्ट्रक्चर समझते कि स्ट्रक्चर में ऐसा क्या डिफरेंट हो रखा है। तो देखो, मान लो कि सबसे पहला मैं तुमको बताता हूँ, डायमंड के बारे में बताता हूँ। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द डायमंड, अगर मान लो कि तुम कहीं पड़ा हुआ पा रहे हो, मान लो कि इस तरह से तुम्हें एक डायमंड पाया जा रहा है, तुम्हारे बगल में इस तरह से पड़ा हुआ है। तो जब तुम उसको देखोगे, उसके अंदर जाओगे, तो तुमको किस चीज के एटम मिल रहे हैं? भैया कार्बन के एटम मिल रहे हैं। तो अगर मान लो कि कार्बन 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 के ही एटम मिल रहे हैं, और अगर कभी भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो मैं उसको मॉलिक्यूल बोल देता हूं। तो मैं एज अ मतलब क्या कहते हैं, किसी भी डायमंड को मैं जाइंट मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ वो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल हो रखा है उस समय कार्बन का। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि ये एक डायमंड है, ये एक डायमंड ये है, एक डायमंड ये है। तो तुम देखोगे कि भैया ए वाला जो है वो बी वाले के कंपैरिजन में छोटा है, लेकिन है तो वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो तुम बोलते हो भैया बी वाला बड़ा है। ठीक इसी तरीके से जब भी तुम कोई कार्बन को देखते हो, अगर मान लो कि उसमें कोई भी डायमंड को देखते हो या ग्रेफाइट को देखते हो, और अगर उसमें केवल कार्बन ही पाया जा रहा है, तो तुम उसको क्या बोलते हो कि भैया कार्बन कार्बन मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्योंकि कार्बन अगर आप सिंपल लिखोगे तो एक एलिमेंट होता है, और जब भी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जाएगा तो वो आपका मतलब क्या कहते हैं कि कंपाउंड हो जाता है। और वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? वो आपका मतलब क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्योंकि भैया इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो शेयर हो रहे हैं, ना कि आपके मतलब क्या कहते हैं कि आपको लूज और गेन हो रहा है। क्योंकि अगर लूज और गेन हो रहे होते तो उस कंपाउंड को फिर मैं आयोनिक बोल देता, लेकिन यहाँ तो आयोनिक है नहीं, तो कंपाउंड हो गया। वो आपका मतलब क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल कंपाउंड हो गया। तो मैं डायमंड को जाइंट मॉलिक्यूल बोल सकता हूं। और इसमें जब तुम कार्बन के जब तुम देखोगे तो लाखों करोड़ों मतलब क्या कहते हैं इस तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा कि मतलब कि उसमें कार्बन की चेन ऐसी बननी होगी। अगर मान लो कि मैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी की बात करता हूं, तो मुझे मालूम है कि भैया ये कार्बन हो गया। जैसे मान लो कि ये कार्बन का एक मॉलिक्यूल हो गया, इसके अराउंड चार तुम्हारे वो हो गए, क्या हो गए, चार तुम्हारे इसके वैलेंस हो गए, इनको भरना है।
क्या भरना है। तो एक काम करते लॉ में कार्बन को मतलब क्या कहते हैं इन द डॉट फॉर्म में दिखा दे रहा। क्या देखो ये कार्बन क्या है, एक तरीके का डॉट फॉर्म हो गया। और ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जिस ये जब पता है क्या करता है, ये जब भी कोई अब तुम्हें मालूम है कि भैया अगर मैं डायमंड के अंदर देख रहा हूँ इसको, अगर मान लो कि इसके डायमंड के अंदर देख रहा हूँ, तो जो कार्बन है वो कार्बन के साथ ही मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कार्बन को अगर यहाँ दिखाता हूँ, तो ये उसके साथ चेन बनाए हुए, ये उसके साथ चेन बनाए हुए, ये उसके साथ चेन बनाए हुए, ये इसके साथ चेन बनाए हुए, फिर ये कार्बन फिर अपने एक 4 बनाए हुए चेन बनाए हुए। तो मतलब क्या है कि ये जो तुम देख रहे हो, मतलब कार्बन ही कार्बन के साथ मतलब अपनी टेट्रावैलेंसी को पूरी कर रहा है। तुम समझ पा रहे हो? मतलब कि अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे ना, तो तुमको कहीं भी कोई भी मॉलिक्यूल तुमको फ्री होते हुए तुमको दिखाई नहीं देगा कि यहाँ देख रहे हो कि कोई भी कार्बन का एटम जो हो रखा है वो तुम्हारा फ्री हो रखा है। मतलब कि हर जगह तुम्हारा कार्बन ही कार्बन से वो मतलब कि शेयर कर रहा है, हर जगह तुम्हारा शेयर कर रहा है। अगर मान लो कि मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ, तो उसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन तुम्हारे किसके साथ शेयर हो रहे हैं? कार्बन के साथ ही शेयर हो जा रहे हैं। अगर मान लो कि मैं इस बार ये वाला मॉलिक्यूल ले रहा हूँ कार्बन का, तो भैया ये वाला कार्बन का भी मॉलिक्यूल तुम्हारा हर जगह शेयर हो जा रहा है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि देखो ये तो एकदम 3D सा डायग्राम हो गया कि मतलब भाई हाँ, ये जो तुम्हारे कार्बन है वो अपनी वैलेंसी को कार्बन के साथ ही पूरा कर रहा है, और वो इस तरीके से पूरा कर रहा है कि मतलब कि क्या कहते हैं कि कोई स्पेस बच ही नहीं रहा है। एक तो कार्बन का न्यूक्लियस भी छोटा होता है, उसके रिंग भी छोटी होती है, मॉलिक्यूल भी पास पास में रखा है जिससे बॉन्डिंग करा रहा है, कार्बन को भी पास में लेकर रख रहा है। तो मतलब कि कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेस जैसा कुछ बन ही नहीं पा रहा है। तो अगर कोई भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो रहा है, कहीं भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि काफी रिजिड है, हार्ड है। तो देखो मैं इसको इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ कि ये देखो ये कार्बन है, ये किसी से जाके टच होकर आया होगा, 3 लोग से। फिर उसके बाद ये वाला एक कार्बन मान लो कि ये कार्बन इससे कार्बन से टच है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इससे अगर आ रहा है 1 2 3, ये फिर इससे कार्बन से टच है। इस तरीके से मतलब क्या है तुम्हारी सीरीज बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी। तुम देखोगे कि अच्छा भैया मतलब क्या कहते हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये इसने अपने 4 के 4 पूरे कर लिए, 1 2 3, और ये चौथा यहाँ से पूरा कर लिया। और ये वाले को देखोगे तो भैया एक ये इसके लिए 1 2 और इधर साइड 3 और वो 4 इधर साइड हो गया। तो मतलब कि इतना कॉम्पैक्टली अरेंज हो रखे, इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो रखे। तुमको इस तरह से डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम सिंपल ये भी बोल दोगे कि भैया कार्बन के अराउंड जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब कौन मतलब क्या कहते हैं शेयर करता है, वो कार्बन ही शेयर कर लेता है। और जब तुम्हारे सारे के सारे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर लेता है, तो कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता। अब मुझे बताओ, मुझे मालूम है कि भैया अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है। लेकिन भैया डायमंड में तो वो इतना कॉम्पैक्टली अरेंज हो रखा है, जो कार्बन एटम है उसकी जितनी भी वैलेंसी है वो कार्बन के साथ ही टच हो गई, तो वो चारों की चारों फिल हो गई, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो फ्लो नहीं हो रहा, जब फ्लो नहीं हो रहा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह रही। तो इसी वजह से आपके डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती है। और ये इसकी चारों के चारों मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कार्बन से अटैच हो रखे, और कार्बन अपने आप में एक बहुत हार्डेस्ट मतलब क्या कहते हैं नॉन मेटल हो जाता है, क्योंकि भैया मतलब क्या कहते हैं कॉम्पैक्टली रहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन पास पास में रहते हैं, अरेंज रहते हैं। ऊपर तो इसके एक तो पहली बात तो इसके इलेक्ट्रॉन पास पास में, ऊपर से ये एकदम टाइट हो रखा है, काफी मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई हो रखा है। फिर ये भी आ गया, इसका भी उसको अरेंज कर लिया और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया। इसी वजह से जो तुम्हारा डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जो उसका बहुत ज्यादा हाई हो जाता है 3500 डिग्री। क्यों? क्योंकि भैया इसमें कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेस बचता ही नहीं है, ये सारी चीजें होती ही नहीं है कि तुम्हारा फर्दर वो कर पाए। तो ये अगर तुमसे कोई भी बोले कि भैया इसका स्ट्रक्चर की वजह से क्या है, तो तुम सिंपल बोल देना कि भैया इसके जितने भी चारों के चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो टेट्रावैलेंसी में चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तुम्हारा कार्बन ही फिल करता है, और फिर वो अपना कार्बन फिर अपने कार्बन से फिल करवाता है, फिर वो कार्बन अपने कार्बन से फिल करवाता है। इसी तरीके से एक बड़ी सी लंबी सी चेन, मिलियंस की मतलब चेन बनती है, जो कि अपने आप में मतलब क्या कहते हैं कि कहीं इलेक्ट्रॉन को फ्री करते ही नहीं है। तो फ्री नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। और ऊपर से कार्बन का एटम काफी छोटा होता है, न्यूक्लियस काफी छोटा होता है, स्ट्रांग होता है, अपने इंटरसेलुलर शेल्स को पास में रखता है, कंजोड़ कर रखता है, जिसकी वजह से कोई भी आपके मतलब क्या कहते हैं इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई हो जाती है। हाई होने के बाद से आप इसको अगर मेल्ट करते हो तो उसमें काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ता है, काफी ज्यादा हीट देना पड़ता है। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि डायमंड का स्ट्रक्चर क्यों तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा रहा, क्यों उसका मतलब कि इतना ज्यादा रिजिड और वो तुम्हारा हार्ड हो रखा है। बताओ मुझे, हार्ड हो रखा है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं जैसे बोलता हूं कि कार्बन तुम्हारा सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई चीज तोड़नी होगी तो मैं इससे ही तोड़वाता हूं,
ऑब्वियस सी बात है कि नहीं बात है, बताओ मुझे। अगर जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ कि भैया डायमंड का इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, यार डायमंड का इस्तेमाल वैसी जगह कर जहां से तेरे पास ज्यादा पैसा है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है भैया, डायमंड ना सबसे ज्यादा ज्वेलरी में खरीदा जाता है, ज्वेलरी में सबसे ज्यादा महंगा बिक सकता है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ज्वेलरी में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर तुमने बोला कि भैया यार ये वाला जो पीस मिला है, इसमें हम लोग टीआईआर का फेनोमेना नहीं कर सकते, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज्वेलरी में तो नहीं जाने वाला। तो मैं बोलूंगा यार फिर तुम इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर लो। तो तुम इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि भैया ये सबसे ज्यादा आपका हार्डेस्ट पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा टफ है। तो अगर मुझे कोई चीज तोड़नी होगी तो मैं क्या करूंगा, इसके थ्रू तोड़ूंगा। तभी तुमने देखा होगा कि जितने तुम्हारे ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि डायमंड का इस्तेमाल ही होता है, लेकिन वो डायमंड इतना शार्प और तुम्हारा उसमें ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल नहीं होता है ना। तो जो तुम्हारे जहां से पेट्रोल निकाला जाता है, तो जो बड़ी बड़ी ड्रिलिंग की जाती है अंदर पत्थर तक को तोड़ने के लिए, तो वहां तुम्हारे डायमंड्स के मतलब क्या कहते हैं कि छोटे 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 क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग उसको तोड़ सके। तो ये अभी डायमंड का मैंने एक छोटा सा यूसेज बताया कि हाँ ये हो गया, लेकिन अभी इसके यूसेज के बारे में और अच्छे से अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आओ सबसे पहले मैं तुमको दिखा दे रहा इसका स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो याद रख लेना, जो तुम्हारा डायमंड होता है बेसिकली कुछ नहीं, कार्बन एटम का एक सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कहलाता है। इसमें जो कार्बन एटम है वो कुछ इस हिसाब से लिंक्ड होगा कि उसके चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कार्बन एटम के साथ ही लिंक्ड हो रखे होंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो जिसकी वजह से तुमको देखेगा एक टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर, है ना। मतलब कि डायमंड का क्रिस्टल कुछ इस तरीके से कार्बन एटम के साथ अरेंज्ड होगा कि जो अपने कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू दूसरे कार्बन एटम को अटैच करके रखा होगा। जैसे इसको देखो, ये कार्बन एटम, अगर जैसे मान लो कि मैं सिंपली अगर तुमको दिखाता हूं, तो देखो ये कार्बन एटम, तो भैया ये जैसे मान लो कि ये C1 को देखो, तो ये कार्बन एटम की ये एक इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा, इसको फिल करना होगा। अब ये कार्बन मान लो, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा, एक इस तरह से चार डंडी और मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा। तो अब अगर तुम इसको ध्यान देखोगे तो इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो ये देखो सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये जो तुम देख रहे हो ये सिंगल बॉन्ड है, जो कि ये बता रहा है कि हाँ देखो इसने अपनी जो 8 वैलेंसी पूरी की है कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करके की है। इसी तरीके से ये तुम्हारा ये अपने अलग कर पाएगा, ये अलग कर पाएगा, ये अलग कर पाएगा। तो जब तुम इसको देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि मतलब ये बहुत ही हैविली, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कंपोज्ड, और चारों की चारों तरफ से हर जगह से ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होके रखा हुआ है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे, इतना आया समझ में? हाँ ठीक है। हाँ ठीक इसी तरीके से ये भी हो रखा है, जैसे ये, तो जैसे मान सकते हो कि ये C1 है ना। तो ये देखो एक इसने शेयर किया, एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, काम खत्म, ऐसे हो गया। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर जैसे मान लो कि मैं इसकी बात कर देता हूँ, तो एक इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और फिर एक ऊपर वाले ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो जब तुम इस तरह से इनके एटम्स को देखोगे तो तुमको हर जगह मतलब क्या है, इनकी जो टेट्रा वैलेंसी एकदम फुल दिखाई देगी, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है कि जो कार्बन होता है काफी रिजिड हो जाता है, काफी टफ हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आप इसको रॉक बोरर मशीन, ड्रिलिंग मशीन, कटर्स में इन जगह मतलब क्या करते हो, आप इनका इस्तेमाल करते हो, है ना। क्योंकि इनके टाइडल जो इनका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा कंप्लीटली फुल्ड हो रखा है। तभी आप बड़े बड़े जितने भी आप मशीनरी वर्क है, जो पत्थर काटने वाली चीजें हो गई, यहाँ आप इनका इस्तेमाल करते हो कि हाँ ठीक है ये। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, तो ये जो तुम लास्ट में देख रहे हो ना व्हाइट व्हाइट कलर के सब, तो इसमें डायमंड के छोटे 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 पीसेस लगाए गए, जो इनको मतलब क्या कहते हैं पियर्स करने में, एकदम शार्प एज देने में मदद करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो तुम्हारे ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं होता उसको हम लोग ग्लास कटिंग में इस सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफी हार्ड भी होता है, ये सारी चीजें हो गई। तो हार्ड होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कैसा हो जाता है, काफी हाई हो जाता है ना। तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें, और हमें ये भी पता चल गया कि भैया अगर इसके मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल अगर पूरे कंप्लीट हो पा रहे, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मतलब क्या कहते हैं कंपोज हो गए, फ्री हो गए, चार मतलब कि कंपोज हो गए, मतलब कि कहीं फ्री है ही नहीं है, चारों के चारों कॉम्पैक्ट हो गए, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अगर कोई फ्री नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि भैया इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होती है जब आपकी मतलब क्या कहते हैं कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो, और जब कार्बन के चारों लिंक्ड हो रखे, कार्बन एटम से लिंक्ड हो रखे, कॉम्पैक्टली अरेंज हो रखे, कोई इलेक्ट्रॉन फिल ही नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होने वाली थी, फ्लो नहीं होने वाली है। ये आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ।
A diamond crystal is described as a giant molecule because it is made up of tiny molecules of carbon dioxide, very big molecule of carbon dioxide, simple ionic compound, metallic bonds between carbon atoms. B वाला भी आप very बी big molecule of carbon atoms. वेरी गुड ना, ये हो गया। आ जाओ। अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि जो डायमंड क्रिस्टल होता है उसमें जो कार्बन एटम्स कितने कार्बन एटम से लिंक्ड होता है? 2, 3, 4, 6? BF3. सी गुड है ना, क्योंकि भैया चार कार्बन की 4 वैलेंस हुई थी, 4 इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन कौन फिल करता है? कार्बन ही फिल करता है। तो मतलब 4 4, तो मतलब कार्बन भी 4 हो गया। तो 4 कार्बन मतलब मिलके उसको इस तरह से फिल कराते हैं। आ जाओ। अब कार्तिक इसका आंसर बताओ। The strong bonds linking in the carbon atoms in a diamond crystal are classified as ionic bonds, metallic bonds, hydrogen bonds, covalent bonds. भैया B. कोवैलेंट बॉन्ड्स, वेरी गुड। आ जाओ। अगर रुद्र है तो रुद्र, नहीं तो तुम ही आंसर दो। यश। with the properties of diamond that make it useful for making rock, opus, and glass cutters is its भैया great hardness. ग्रेट हार्डनेस, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। यश। The specific arrangement of carbon atom in diamond crystal is known as planar, linear, octahedral. Uh, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल? बताओ। बी या डी में होगा कोई एक। यान तुम मुझे बताओ। जो तुम्हारे कार्बन जो अरेंज हो रखे हैं, है ना, अगर जैसे मान लो कि डायमंड के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये है ना, फिर इस तरीके से हो रखा है, फिर तुम्हारा ये अलग हो रखा है, ये हो रखा है। तो जो चारों वैलेंसी जब इसकी फिल होती तो उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? भैया डी वाला है। हाँ, टेट्राहाइड्रल हो गया ये। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये तुम्हारा 3D डायग्राम है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, है ना। क्योंकि अगर मान लो कि ये अगर फिल कर रहा है अलग उससे कर रहा है तो ये अपना अलग फिल कर रहा है, ये अपना अलग फिल कर रहा है, ये अपना अलग फिल कर रहा है, वो अपना अलग फिल कर रहा है, अलग 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 फिल कर रहा है। तो तुम क्या देखते हो कि कोई ना तो एक सिंगल लाइन दिख रही है ना तो कोई डबल लाइन दिख रही है। वो मतलब क्या है कि इधर इधर उधर इधर इधर उधर इधर उधर हर जगह चारों तरफ फैल रखा है। मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारा 3D कंपोजिशन बना रहा है, लेकिन वो कंप्लीटली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो रखा है। ये चीज हो गया। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Diamond has a high density primarily because of its low mass, compact and rigid three-dimensional arrangement of carbon atoms, gaseous state at room temperature, weak ionic bonds. B वाला। बी वाला ना, 3D डायमेंशनल, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो रुद्र कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का वो काफी हाई होता है। क्यों? उसको ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए, हीट एनर्जी, ताकि वो टूट सके? क्योंकि भैया उसके जो मतलब क्या कहते हैं, वीक आयोनिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, या फिर उसके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसकी वजह से टूटते नहीं। भैया कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। वो काफी स्ट्रांग होता है। याद रख लेना। देखो, कार्बन जो होता है ना, कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है बहुत छोटा होता है। ऊपर से जो इसके अराउंड जो तुम्हारी शेल होती है, के शेल, एल शेल, वो पास पास में होती है। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना तो लेता है। तो जिसकी वजह से काफी स्टेबल माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो रखा है, मतलब काफी होल्डिंग कर रखा है। लेकिन फिर भी उतना स्टेबल नहीं जितना स्टेबल तुम्हारा एक नोबल गैस होता है। तो ये नोबल गैस को जाना चाहिए, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं, गिव अप कर दे, या तो टेक कर ले। कर नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा इसका इंटरसेलुलर फोर्स हो रखा है। तो फिर ये क्या करता है, ये शेयर करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये जिससे भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उससे भी ये स्ट्रांगली कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो उसके न्यूक्लियस के पास नहीं है ना। और हम देख रहे हैं कि भैया डायमंड में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो आपके मतलब क्या कहते हैं, कार्बन के साथ ही उड़ रहा है, वो फिर से कार्बन के साथ जुड़ जा रहा है। तो कार्बन तो एक ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, ऊपर से कार्बन के साथ ही जुड़ के बना रहा है, तो वो तो फिर तो और ज्यादा स्ट्रांग हो ही जाएगा। तो वो जो बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से आप जब उसको मेल्ट कराते हो, हीट देते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा हीट देने की जरूरत होती है। क्योंकि आप जब तक इनके इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं करोगे, हटाओगे नहीं, हटाना तो आग देनी पड़ेगी। हटाने के लिए जब आग देते हो तो बहुत ज्यादा देनी पड़ जाती है। ये है। आ जाओ। यश, इसका आंसर बताओ।
Diamond's melting point is very high, more than 3500 Celsius, because a large amount of energy is needed to break the weak intermolecular forces in the crystal network of strong covalent bond in the crystal metallic bond holding the atom together ionic lattice structure. B वाला भैया. बी वाला ना, देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग वर्डिंग, अलग अलग हो सकता है। आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। How is the fact that a carbon atom has 4 valence electron related to diamond's electrical conductivity? The 4 valence electron become free, making diamond a good conductor. Only 2 of the 4 valence electron are used in bonding, leaving 2 free. All 4 valence electron are used up in forming covalent bonds, leaving no free electrons. The 4 valence electron form an ionic bond with other atoms. C wala. सी वाला ना, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं इयान, कि जो डायमंड होता है उसको नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत हाइट होती है। क्यों? क्योंकि भैया उसके जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो टेट्राहाइड्रल है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें कोई भी टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होने की वजह से उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। या फिर डी, क्योंकि भैया वो कॉम्पैक्ट और बहुत ही रिजिड हो रखा है। भैया यान रिकनेक्ट करके आ रहा है, वो थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, तुम बताओ रुद्र मेरे को। क्या आ गया? बताओ डायमंड को नॉन कंडक्टर क्यों बोला गया है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि भैया उसकी डेंसिटी बहुत है। क्योंकि भैया उसके एटम का अरेंजमेंट है वो टेट्राहाइड्रल हो रखा है। क्योंकि भैया उसका जो टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होने की वजह से उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो रखे हैं। या फिर डी ऑप्शन, फ्री नहीं है भैया। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो रखे, ये हो गया। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारे डायमंड का स्ट्रक्चर था। अभी मान लो कि मैं तुम्हारे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करता हूं कि भैया ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या हो रखा है कि वो उसको सॉफ्ट बना रहा है, उसको वो स्लिपरी बना दे रहा है। और इस मतलब सॉफ्ट स्लिपरी एक ही समझो, या फिर उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम्हारे पास 2 पन्ने कॉपी के, अगर तुम 2 पन्ने फाड़ोगे और अगर तुम उसके एक के ऊपर एक रखोगे और अगर मान लो कि तुम उसको स्लिप करोगे तो तुमको मालूम है एक दूसरे पर घिसेंगे, बड़े आराम से तुम्हारे क्या हो रहेंगे, स्लिप कर रहे होंगे। मतलब कि एक तरीके से तुम्हारा क्या कर रहे होंगे कि मतलब कि बड़े आराम से मूव कर जाएंगे, एक के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक ऐसे तुम्हारा ग्रेफाइट के भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है कि मतलब कि एक तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। अगर मान लो कि मैं तुमको ग्रेफाइट के बारे में बात करूं ना, तो ग्रेफाइट जब भी मतलब क्या कहते हैं अपने जैसे मान लो कि जो डॉट देख रहे हो कार्बन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि भैया ग्रेफाइट भी आपका कार्बन से ही बना हुआ है, तो इसमें भी जो बॉन्डिंग हो रही होगी कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल हो रखा है। तो मैंने बोला चल ठीक है, कार्बन को मैं डॉट से दिखा दे रहा। तो तुमने बोला कि भैया ठीक है, एक काम करते हैं, इसका मतलब क्या कहते हैं कि इसके वो दिखाते हैं, मतलब कि टेट्राहाइड्रल बनाते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है टेट्राहाइड्रल बनाओ। तो ये तुमने 4 इसके इलेक्ट्रॉन दिखा दिए कि हाँ ये 4 इलेक्ट्रॉन जिससे भी शेयर कर रहा है वो ये और कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। तो जब तुमने कार्बन के साथ शेयर करके बनाया तो मैंने, तुम इधर बनाने जा रहे तो मैंने तुरंत रोक दिया। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन क्या करता है, कार्बन जब तुम्हारा ग्रेफाइट में पाया जाता है तब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बस केवल शेयर करके बनाता है। बाकी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये अभी भी फ्री रह जाता है। ये क्या रह जाता है, तुम्हारा फ्री रह जाता है। तो अगर मान लो कि मैं इसका स्ट्रक्चर तुमको दिखाता हूं, तो मान लो कि ये ऐसे रहेगा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। तो मतलब कि इस तरीके से ये अपने 3 कर लेगा, लेकिन इसका एक जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वो फ्री रहेगा। ठीक इसी तरीके से अगर जैसे मान लो कि मैं अब इधर वाले की बात कर दे रहा, तो ये वाले की बात कर दे रहा, तो ये कैसे स्टेबल हो रखा है, तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ वैलेंसी फिल कर ली, लेकिन ये वाले का जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया। तो तुम क्या देख रहे हो कि हाँ भैया, और ठीक देखो ये जैसे ये हो गया, ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक इसी के जस्ट नीचे तुम्हारा एक और पाया जाएगा, मतलब क्या कहते हैं कि एक और मतलब क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पाया जाएगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि मतलब कि ये एक दूसरे के मतलब पास पास तो होंगे, लेकिन मतलब क्या कर रहे होंगे, ये एक दूसरे से टच में नहीं होंगे। तो मतलब कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी वीक होता है। इसी वजह से जैसे तुम दो मतलब क्या कहते हैं 2 पन्नों के ऊपर से ऐसे रगड़ोगे ना तो वो फिसल जाते हैं। ठीक ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं कि ये जैसे मान लो कि ये एक तुम्हारा, मान लो कि ये तुम्हारी कोई चेन रही होगी, इसके नीचे कोई एक चेन रही होगी कार्बन की, तो उनको आपस में ऐसे रगड़ोगे तो वो भी फिसल जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है, उनके बीच में जो तुम्हारा वॉन्डर वॉल फोर्स है वो तुम्हारा कमजोर हो रखा है। और हमने ये भी देख लिया कि हाँ भैया इनके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से हो रखा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रखा है। तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रखा है तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करेगी। इसी वजह से इसके स्लिपरी होने की वजह से इसको लुब्रिकेंट जैसे मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके फ्री होने की वजह से इसको हम लोग एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं इससे। फिर वो भले चाहे तुम्हारे एक मतलब क्या कहते हैं कि एक तुम्हारे सेल में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा हो, चाहे जैसे किया जा रहा हो। तो अभी इनके ग्रेफाइट के यूजेस भी देखेंगे। तो देखो ये काफी रफ डायग्राम था, लेकिन अभी मैं तुमको एक क्लियर कट इसका डायग्राम दिखाता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ डायमंड का एक स्ट्रक्चर का वो कैसे होता है। तो देखो ये है ना, ये इसको तुम देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सबसे ऊपर वाला टॉप का लेवल है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं इसको अभी यहाँ इसको पहले पूरा बन जाने दो, तब तुम इसको समझोगे। ठीक है, पेंसिल को सोचना, उसके जो ग्रेफाइट है उसके जो मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं ये। ठीक, तो अभी अगर जैसे मान लो कि ये तुम देख रहे हो, ये ऊपर वाला सरफेस है, ये कैसा है तुम्हारा ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला कैसा है, ये नीचे वाला सरफेस है। इसके बीच में कुछ भी नहीं होता, और इसके बीच में कुछ ना होने की वजह से इसको देखो मतलब क्या कहते हैं, एक डंडी से ऐसे दिखाया गया है कि हाँ देखो, लेकिन फिर भी ये टच में है। और ये टच में कैसे हो रखे हैं, ये वंडर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रखे हैं। तो ये तो कोई ऊपर वाला शेप हो गया, ये नीचे वाला शेप हो गया, और ये जो नीचे जो डंडी दिखा रहा है ना, वो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जा रहा है यहाँ। लेकिन वो तुम्हारा ये डंडी के थ्रू दिखाया जा रहा है, ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या फिर वो वैसा कर रहा है, नहीं। ऊपर वाली लेयर एकदम अलग है, नीचे वाली लेयर एकदम अलग हो रखी, ये चीज है। तो इस चीज को समझ लेना। इसी वजह से जो तुम्हारा ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड के स्ट्रक्चर से एकदम डिफरेंट होता है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होगा वो शीट के रूप में पाया जाएगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और एक के ऊपर एक के ऊपर जो होगा वो आपस में अटैच नहीं होंगे, बस वो केवल वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच्ड होंगे। लेकिन वो कैसा होगा, काफी वीक होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो तुम्हारा स्लाइड करेगा, एक के ऊपर स्लाइड करेगा। और जब वो स्लाइड करेगा, इसी वजह से बोला जाता है कि ग्रेफाइट काफी सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। तो जहां जहां लुब्रिकेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां वहां हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो ठीक वैसे यहां भी बता रखा है। तो जैसे इसको तुम देखोगे तो ये भी एक मान लो कि ऊपर के एक मॉलिक्यूल हो गया, एक मतलब क्या कहते हैं एक लेयर हो गई, एक नीचे वाली लेयर हो गई। इस तरीके से लाखों करोड़ों लेयर होंगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब लाखों करोड़ों होंगी। समझ रहे हो ना? अगर मैं तुमको दिखाना बताना चाहूं इस तरीके से, अगर तो इस तरह से लाखों करोड़ों इस तरह से होंगी, एकदम छोटी 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 लाखों करोड़ों होंगी। लेकिन उनके बीच में मतलब क्या होगा, एक स्पेस होगा। वो जो स्पेस होगा वो वंडर वॉल तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको होल्ड करके रखा रहेगा। लेकिन अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा वो करेंगे, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, स्लिप करेंगे। और हमें ये भी पता चल जाता है कि हाँ इनमें देखो भैया, ये मतलब क्या कहते हैं कि एक तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रखा है, ऊपर से मतलब क्या कहते हैं इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रखा है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ही इनमें मतलब क्या कहते हैं इसकी पूरी वैलेंसी फिल नहीं होती। वैलेंसी फिल नहीं होती तो इसमें बड़े आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इसी वजह से ग्रेफाइट को हम लोग मतलब क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं ये। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा भी सॉफ्ट नहीं होता, या फिर इतना ज्यादा भी वो नहीं होता कि आप अगर मान लो कि इसको आग लगा रहे हो या फिर वो लगा रहे हो तो बड़े आराम से पिघला दोगे, नहीं। इसमें भी मतलब क्या कहते हैं काफी हद तक मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई रहता है। तो जैसे तुम ये नीचे वाला डायग्राम देख रहे हो ना, तो तुम समझ पा रहे होगे कि कैसे तुम्हारे शीट के रूप में पाया जा रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अभी तो देखो स्पेस आ गया, तो तुमको लगता है अच्छा इतना स्पेस होता है, नहीं, बहुत माइन्यूट सा स्पेस होता है। वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसकी वजह से वो स्लाइड करते हैं, लेकिन स्पेस होता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि ग्रेफाइट के जो मॉलिक्यूल्स है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो शीट के रूप में पाया जा रहा है। लेकिन वो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल 3D के रूप में पाया जा रहा है, कि जो इंटरकनेक्टेड हो रखे हैं। लेकिन इसमें देखो एक शीट दूसरे शीट से इंटरकनेक्टेड नहीं हो रखी है, वो बस केवल बीच में ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके थ्रू वो अटैच हो रखी है। लेकिन वो भी कैसा हो रखा है, वीक हो रखा है, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो मतलब एक तरीके से तुम्हारा स्लाइड कर जाता है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भैया देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं फ्री हो जा रहा है। तो फ्री होने की वजह से ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, फ्री होने की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो जा रही है। तो इसी वजह से जो तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इन दोनों की डिफरेंस होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही है। क्योंकि भैया जो ब्लैक ब्लैक डॉट है ये कुछ नहीं है, ये आपके कार्बन ही है। और कार्बन अगर प्योरेस्ट फॉर्म में कार्बन पाया जा रहा है, तो आप अगर इसको बंद करोगे तो CO2 ही गैस निकलने वाली है। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, कि जो तुम्हारा ग्रेफाइट के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें जो कार्बन एटम अटैच होते हैं, वो कितने कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, 2 3 4 6? बताओ रुद्र, तुम बताओ।
रुद्र भैया भी और रिकनेक्ट कर रहा है वो भी। चलो ठीक है, तुम बताओ Three, कौन कितना होगा? 4, 4 होगा। तुम बताओ यश। भैया 3। 3 है ना, क्योंकि भैया ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो मैंने तुमको बता दी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो बचे फिर भैया मतलब क्या कहते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। और मुझे मालूम है कि ग्रेफाइट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि बाकी जो कार्बन से अटैच हो रखा है वो केवल 3 से ही हो रखा है। तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि हाँ ग्रेफाइट का जो एक कार्बन होता है, बाकी वो 3 ग्रेफाइट के मतलब 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करती है। ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कर दीजिए। What type of force holds the various layers of carbon atoms in graphite together? Strong covalent bonds, ionic bonds, metallic bond, weak Wallace forces. Vander Wallace forces, D वाला। वंडर वॉल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में तुम लोग 11 12 में और अच्छे से पढ़ोगे। आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बता भाई कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की जो कि प्राइमरली एक्सप्लेन करती है कि हाँ ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। पहला, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड हो रखा है और फ्लैट हेक्सागोनल रिंग होती है। या फिर इसका दूसरा वाला ऑप्शन कि जिसमें जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड से डिफरेंस होता है। तीसरा वाला कि जिसमें कार्बन के जो लेयर्स होते हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ से अटैच्ड होती है जिसकी वजह से ये स्लाइड करते हैं तभी आपका सॉफ्ट होता है। या डी ऑप्शन कि इनके जो मतलब क्या कहते हैं कार्बन एटम्स के जो बीच में जो लेयर होती है वो काफी डिस्टेंस पे होती है। ये भैया C वाला। सी वाला। वेरी गुड। रुद्र आया? नहीं भैया भी नहीं, चलो ठीक है। यश बताओ। एक सेकेंड। dry lubricant for its ability to conduct electricity, its softness, the presence of strong covalent bond. बताओ मुझे ग्रेफाइट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इसको ड्राई लुब्रिकेंट ऐसा यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, क्यों? क्योंकि मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि भैया वो फ्लैट हेक्सागोनल रिंग पाई जाती है। सी वाला। नहीं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से आपकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, याद रख लेना। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक, इस चीज को याद रख लेना हमेशा। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगी वो आपके इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से होगी। सॉफ्टनेस जो आ रही है ना यहाँ, उसकी वजह से उसको मतलब क्या कहते हैं कि ग्रेफाइट एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भैया ये शीट के रूप में पाया जा रहा है और शीट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वो जो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो रखा है। वीक होने की वजह से ये एक के ऊपर स्लाइड करते हैं, तभी आपको ये सॉफ्ट हो रखा है। तो सिंपल इसका आंसर बी हो जाएगा। हेक्सागोनल रिंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, आ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, ये आ गया। कार्तिक इसका बता। How is graphite able to conduct electricity? Each carbon atoms use all 4 of its valence electron to form covalent bonds. It is an ionic compound that dissociates in water. Each carbon atom in the layer is joined to only 3 other carbon atoms, leaving one valence electron free to move. C वाला। सी वाला, वेरी गुड है ना। अब मुझे इसका यार आंसर बताओ कि जो तुम्हारा ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो बॉन्ड एग्जिस्ट होते हैं कार्बन टू कार्बन के बीच में, भले चाहे वो सिंगल लेयर फ्लैट लेयर की बात करो। अगर मान लो कि मैं ये बोलता हूँ कि कार्बन का लेयर ये है, तो इस तरीके से तुम्हारा 3 उसके साथ अटैच्ड हो रखा है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर जो मान लो कि जो फोर्स होगा, जो बॉन्ड होगा, वो कैसा बॉन्ड होगा? वो तुम्हारा वॉन्डरवॉल फोर्स होगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, या आयोनिक बॉन्ड होगा, या मेटालिक बॉन्ड होगा? भैया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होएगा। वेरी गुड। तुम्हारा वॉन्डल वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है? वो जो तुम्हारा भैया लेयर टू लेयर के बीच में पाया जाता है। मतलब कि अगर इसके नीचे अगर ये वाली लेयर होती ना भैया, तो इस लेयर के बीच में जो स्पेस है ना, उस स्पेस में जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रखा है उसको हम लोग बोलते हैं भैया वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो भैया वीक होता है जिसकी वजह से वो स्लाइड करता है। तो भैया हमें तो मालूम है कि कार्बन जब भी अपने कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये तो आंसर ऐसे ही हो गया, बी ऑप्शन, देखना ही नहीं है। और हमें
हमें ये भी मालूम है कि इनकी कार्बन का एटम काफी स्ट्रांगली होल्ड करता है अपने न्यूक्लियस को, अपने इलेक्ट्रॉन को, तो स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से जो आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्राफाइट हो गया, आपका डायमंड हो गया, तो काफी स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन इनके बीच में जो स्लिपरी नेचर है, वो वीक वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वीक वंडर वॉल ऑफ फोर्स की वजह से, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वेरी गुड यान, आ जाओ आप इसका आंसर बताओ यश। बताओ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा भैया। सबको दिख रहा क्वेश्चन? हाँ अब दिख रहा है। Which statement best explains why graphite is a good conductor of electricity? All four valencies electron each carbon atom are used to form covalent bonds. It has a very high melting point similar to diamond. Only three valencies electron are used in bonding, leaving the fourth valencies electron free to C वाला। सी वाला, वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, कर देंगे। What common property does graphite share with diamond, despite their significant differences in structure and other properties? They are both soft substances. They both have a very high melting point. They are both good conductor of electricity. The carbon atoms in both are joined by weak van der Waals forces. They both have a very high melting point. वेरी गुड है ना, ये हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी इनकी ये हो गई। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यान, कि मतलब ग्राफाइट को एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज किया जाता है मशीनरी पार्ट में, क्यों? क्योंकि भैया उसकी एबिलिटी है फ्लैट हेक्सागोनल रिंग की, क्योंकि भैया उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो सॉफ्ट हो रखा है, क्योंकि भैया उसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की। भैया इट्स सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस, वेरी गुड है ना, ये हो गया। तो अभी अगर इनके यूजर्स की बात की जाएगी, तो यूजर्स में क्या बताओगे कि भैया डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, इसी वजह से सबसे बेस्ट मटेरियल है कि अगर मुझे को किसी चीज को कट करना है, ग्राइंड करना है, फिर वो भले चाहे आपका अर्थ की एक लेयर ही क्यों ना हो, एक रॉक लेयर क्यों ना हो, इसी वजह से हम लोग इन द फॉर्म ऑफ ग्लास कटर, या फिर मान लो कि मार्बल को कट करने के लिए, या फिर कोई रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट में हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। और डायमंड को हम लोग फिलामेंट, जैसे मान लो कि टंगस्टन के फिलामेंट में डाई के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कि धोखे से अगर टंगस्टन तुम्हारा टूट ना जाए, कि डायमंड इतना हार्ड हो रखा होगा, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीजें। और हमें मालूम है कि डायमंड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, जिसमें टीआईआर इफेक्शन हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट और जो रिफ्रैक्ट हो रही है, उसकी वजह से जो उसकी रिचनेस बढ़ेगी, हमारे पास पैसा भी और आ जाएगा। और इसकी शार्प एज होने की वजह से हम इसको आई सर्जन, मतलब क्या कहते हैं, कैटरैक्ट को रिमूव कराने के इसमें भी काम में आ जाता है। ये सारी चीजें हो गई। तो अभी जैसे मान लो कि ग्लास कटिंग में उसमें तो शार्प एज की वजह से, और वो शार्प एज होने के साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, काफी मतलब वो हो रखा है, स्ट्रांग हो रखा है, तो ये तुम्हारा एज अ बेस्ट कटिंग मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ जो डायमंड का इस्तेमाल हो रखा है, ये डायमंड का इस्तेमाल तुम्हारा मतलब उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम ज्वेलरी बनाने में नहीं कर सकते, आप उसको लंबे उसमें बेच नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से हो रखा है। और ऐसा ही नहीं कि डायमंड केवल आप मतलब नेचुरली पाया जाएगा, डायमंड आप आर्टिफिशियल भी बना सकते हो। जैसे मान लो कि डायमंड डायमंड किससे बना है, कार्बन से बना है, तो अगर मैं कोई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन निकाल लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैं ग्राफाइट की बात कर देता हूँ, ग्राफाइट को अगर मान लो कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर दूं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दूं, हाई टेम्परेचर दूं, प्रेशर दूं, है ना, तो वो जो तुम्हारा ग्राफाइट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन हो रखा है, वो तुम्हारा डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंथेटिक डायमंड होता है। तो अगर तुम इसको देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों बात ही बराबर है, सेम हो रखे, मतलब कि इनके कंपोजिशन में कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता है। इसी वजह से आज के टाइम में लोग नेचुरल डायमंड की जगह तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, लैब ग्रोन डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी ना तो धरती पैल्यूटेड होती, ना तो कुछ होती है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो रखा है, ये तुम्हारा लैब ग्रोन डायमंड था। तो लैब ग्रोन डायमंड और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नेचुरल डायमंड में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब क्या कहते हैं कि सब के सब मतलब इनमें जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज बराबर है। लेकिन अगर आपको आर्टिफिशियली बनाना है, तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन को हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर रखना ही पड़ेगा। और आप जैसे ही रखोगे, आपको मतलब क्या कहते हैं, एक मतलब क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग, आपको मतलब क्या कहते हैं कि कार्बन का बॉन्ड बनते हुए दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको एक तरीके से मतलब बोल सकते हो कि हाँ, आपका डायमंड बन गया। ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। Which statement explains why diamond is used in rock drilling
equipment, and classic cutters. Its extraordinary brilliance, its ability to reflect and refract light, its extremely high hardness. C वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Despite their structural differences, what property do both graphite and diamond share? Both are extremely hard materials. Both are good conductor of electricity. Both have a very very high melting point. Both are used to lubricant. Basi wala. सी वाला, वेरी गुड, है ना। आ जाओ, अब वो आ गया रुद्र, नहीं आया। चलो ठीक है। नहीं. चलो यान, मुझे इसका आंसर बताओ, क्या स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से ग्रेफाइट को हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? इस वजह से, क्योंकि भैया इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फ्लैट लेयर होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। या दूसरा ऑप्शन, क्योंकि भैया जो कार्बन के एटम होते हैं वो लेयर में पाए जाते हैं, इसमें केवल 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है जो कि मूव कर सकता है। तीसरा ऑप्शन जिसमें बोल रहा है कि वीक वंडरफुल फोर्स ऑफ होता है तुम्हारे लेयर के बीच में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तुम्हारे जंप कर जाते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर। या तुम्हारा डी ऑप्शन, बी वाला, वेरी गुड, है ना। ये हो गया। आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बताओ। नहीं आया रुद्र. तुम बताओ यश। यश, हेलो. बता भाई। मैं माइक बंद करके बोल रहा था. How बोल are तो। synthetic diamonds created? By cooling molten glass rapidly, by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature, by chemically treating natural graphite, by refining natural diamond ore. Created by chemically treating natural B वाला भैया. बी वाला ना। प्योर कार्बन को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर डाल दो, वो आपका डायमंड का शेप ले लेगा। ग्रेफाइट का भी शेप ले सकते हैं। जितना आप ज्यादा प्रेशर दोगे, जितना आप ज्यादा उसको टेम्परेचर दोगे, उतना ज्यादा आप उसको हार्ड बना दोगे। ये चीज है। कोई भी चीज हो, हमको क्या करना होता है, बस उसके एटम को पास पास में ही तो लाना होता है। अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि कोई डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है, क्यों हार्ड है? क्योंकि भैया उसके एटम पास पास में हो रखे हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी पास पास में हो रखी है। तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इसके पास तुम्हारे, ये तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं, 9 तुम्हारे एटम थे, अगर तुम इसी को पास पास करके इस तरह से कर ले आते हो तो तुम बड़े आराम से कर लोगे। तो उसको पास करने के 2 तरीके होते हैं। टेम्परेचर मतलब क्या कहते हैं, बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ा दो। प्रेशर बढ़ाओगे तो ये पास पास में आएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और मूव करेंगे। तो इसी की वजह से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से जो भी एटम्स होते हैं वो पास पास में आते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आप प्योर कार्बन की आप हाई टेम्परेचर दोगे, हाई प्रेशर दोगे, तो वो पास में आने की वजह से वो डायमंड का शेप ले सकता है, वो आपका ग्रेफाइट का शेप ले सकता है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। कुल मिला के अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो तुम ये बोल सकते हो कि पहले कोयला बनता है। अगर कोयले में भी अगर बात की जाए तो पहले पीट, फिर लिग्नाइट, फिर ब्यूटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट, फिर उसके बाद तुम्हारा ग्रेफाइट, फिर उसके बाद फिर तुम बोल सकते हो डायमंड। समझ रहे हो? इस तरीके से बनता है तुम्हारा ये सारी चीजें। आ जाओ, डायमंड लास्ट स्टेज बोल सकते हो कंपोजिशन की। अब इसका आंसर बताओ कार्तिक। Which of the following is a common industrial use for diamonds that are not suitable for jewelry? Making non-stick coating for cookware, used as insulation in electrical wiring, used in glass cutters and drill bits as a primary ingredient in certain types. C वाला भैया. सी वाला, वेरी गुड, है ना। ये हो गया। अब अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ ग्रेफाइट की यूजर्स की, तो मुझे मालूम है कि ग्रेफाइट काफी सॉफ्ट है। सॉफ्ट है क्योंकि भैया इसमें वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो उसकी जो लेयर्स है वो आपस में मूव कर जाती है। मूव कर जाती है तो हम ग्रेफाइट को इन द फॉर्म ऑफ अगर पाउडर इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्रेफाइट सॉलिड रूप में पाया जाता है, तो अगर मैं इसका पाउडर बना लूं तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये भैया ड्राई पाउडर एज अ लुब्रिकेंट मशीनरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉन वोलेटाइल हो रखा है, ये सारी चीजें हो रखी हैं, जिसकी वजह से जहां जहां ऑयलिंग की दिक्कत होती है, तो जहां धूल लग जाती है, सब लग जाती है, तो धूल की कोई दिक्कत ही नहीं। आप ड्राई ग्रेफाइट डालो, आपका काम बन जाएगा। ये सारी चीज हो गई। इसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, अगर आप पेट्रोलियम जेली के साथ मिला दोगे तो आपका वो ग्रीस भी बन जाएगा। तो जो तुम ग्रीस देखते हो
वो जो एकदम चिपचिपी सी ऐसी हो जाती है, बड़ी स्लिपरी सी होती है, कुछ नहीं होता। उसमें पेट्रोलियम जली और तुम्हारे ग्रेफाइट ही मिला होता है, और वो दोनों मिला के हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेफाइट, वो बोल देते हैं। ये हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इसमें बड़े आराम से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है तो हम डिफरेंट डिफरेंट ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड्स बनाना हो, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मोटर सेल में तुम्हारा ब्रशेस बनाने हो, ये सारी चीजें। तो अभी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तुम्हारा मोटर्स बनाना सिखाया जाएगा। तो जब तुम मोटर्स देखते हो तो ये मोटर्स जो कंप्यूटर के जस्ट बगल में लग रखे हैं ना, ब्रशेस लग रखे हैं। तो ये जो ब्रशेस होते हैं ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ग्रेफाइट के बने होते हैं, और ये ग्रेफाइट के जब बनते हैं तो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे वो होते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, और जब पास कराते हैं तो तुम्हारा हो जाता है। तो ये तुम देख रहे हो, ये जो है ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्रशेस हो रखे हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही और तुम्हारी रोटर मूव कर रही है। तो इसी से हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इन सब में इस्तेमाल करते हैं इसका। तो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के टर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अदर देन दिस ग्रेफाइट को हम लोग पेंसिल कलर्स, कलर क्रेयॉन, इन सब में बनाने का इस्तेमाल करते हैं, कि ताकि हम लोग बेस्ट से बेस्ट अपने आउटकम्स दिखा सकें और ये सारी चीजें कर सकें, है ना। तो ग्रेफाइट यूजली ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक पेंट का होता है, तो हम लोग इसको पेंसिल बनाने में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जैसे तुम देख सकते हो, ये क्ले हो गया, ये सारी चीज हो गई, फिर इसको ऐसे मिला रहे हैं, फिर हाई प्रेशर उसको करके लीड इसकी तैयार कर रहे हैं। फिर इसी के ऊपर फिर मतलब क्या कहते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा फायर दे रहे हैं। फिर इसी के ऊपर मतलब क्या कहते हैं कि एक लकड़ी की लेयर लगा के फिर बड़े आराम से उसको फिर ग्लू से चिपका कर फिर तुम्हारा एज अ पेंसिल तुम्हारा बन जाएगा। ये कभी पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग देखी लाइफ में, हाँ भैया देखिए। है ना। ये ऐसी ही होती है। फिर ये कलर के थ्रू जा रहा है ऊपर कि बस के कलर के लो, बस हो गया। तो ऐसे ही तुम्हारी होती है, सिंपल कुछ नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे वही है, ग्रेफाइट लिया, ग्रेफाइट में तुम्हारा क्ले डाला कि ताकि जो तुम्हारा ग्रेफाइट है तुरंत घिसे ना। क्ले और तुम्हारा ग्रेफाइट जब दोनों मिलेगा तो तुम्हारा वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तभी तुमने देखा कुछ पेंसिल जल्दी टूट जाती है जिसमें केवल ग्रेफाइट होता है, जिसमें केवल क्ले होता है। अगर दोनों अच्छे से मात्रा में है तो बड़े आराम से हो जाएगा। फिर एक लकड़ी का साँचा नीचे, एक लकड़ी का साँचा ऊपर, और दोनों को ऐसे लगाते हैं, बाद में उसको ज्वाइंट कर देते हैं, बाद में उसमें काट देते हैं, तो वही तुम्हारे पेंसिल का शेप ले लेती है, और कुछ नहीं है। तो अभी जैसे देखोगे ना इस तरीके से एक के ऊपर रखा, फिर उसको ऐसे काटा, फिर ऐसे निकाला, ये तुम्हारी पेंसिल बन के तैयार हो गई। ये था सिंपल सा। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। ये यार मुझे इसका आंसर बताओ कि जो ग्रेफाइट एज अ पाउडर इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेंट मशीनरी में, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि भैया नॉन वोलेटाइल होता है, और ये तुम्हारा लो टेम्परेचर पे भी विदस्टैंड कर सकता है, या फिर इसका डी ऑप्शन, क्योंकि भैया इसको मैं मतलब पेट्रोलियम जेली के साथ मिक्स कर सकता हूँ। भैया नहीं है। चलो यश तुम बताओ। सॉफ्ट होता है भैया। सॉफ्ट होता है ना। यहाँ अगर हाई टेम्परेचर लिखा होता तो खेल बदल सकता था, लेकिन यहाँ लो टेम्परेचर लिखा है ना, ये हो गया। आ जाओ। वोलाटाइल मतलब होता है बहना, नॉन वोलाटाइल मतलब होता है नहीं बहना। तो हमें मालूम है कि पाउडर फॉर्म में तो बहेगा तो है नहीं, है ना। लेकिन मशीनरी में मशीन तो काफी गर्म होती है, तो हम वही जगह इस्तेमाल करेंगे ना जहाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो ज्यादा गर्मी सह सके। तो मुझे मालूम है कि भैया ग्रेफाइट गर्मी सह सकता है, क्योंकि उसके कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो रखे हैं। ये आ जाओ सेकंड बताओ भाई। अगर रुद्र है तो रुद्र, नहीं तो भाई कार्तिक है। What characteristics of graphite allows it to be used for making carbon electrodes in dry cells and electric arcs? Its low density, its non-volatile nature, its good conductor of electricity. भैया सी वाला। सही वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। In which of the following form can graphite be used as a dry lubricant? Only when mixed with the petroleum jelly as graphite grease. We as graphite grease. B वाला। नहीं, as graphite powder। ये दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन भी तो पढ़ ले, डी वाला होगा both A and है ना। B and बोथ C। बोथ बी एंड सी है ना, ये दोनों हो सकते हैं। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Why is graphite mixed with clay when making pencils lead? To make the pencil lead black in color, to make the pencil lead a better conductor of electricity, to adjust the softness and marking properties of the core, to make the lead non-volatile for high temperature use. ऐसी वाला। सही वाला ना, वेरी गुड। ये हो गया। तो अब देखो तुम्हारे दो टाइप्स के जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन थे वो कंप्लीट हो गया। अब एक बचा जिसको हम लोग बोलते हैं बक मिनिस्टर फिलिग्रेंस। तो पहले बक लिखोगे,
फिर उसके बाद तुम ऐसे करके मिनिस्टर लिख दोगे, फिर फूलर की स्पेलिंग होती है जिसको तुम FURRER से ऐसे लिख दोगे, फिर उसके बाद फ्लोरीन, जैसे कुछ लोग फ्लोरेंस भी बोल देते हैं लेकिन फ्लोरीन भी बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बक मिनिस्टर फ्लोरीन, तो ये जो बक मिनिस्टर फ्लोरीन है ये भी केवल तुम्हारा कार्बन का ही बना हुआ है। लेकिन अगर मान लो कि मैं डायमंड की बात करता हूँ और अगर मैं ग्रेफाइट की बात करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि भैया डायमंड 3D स्ट्रक्चर में उसके चारों इलेक्ट्रॉन फिल हो रखे हैं, वो टेट्राहाइड्रल बना रहा है, वो 3D डायग्राम में चारों तरफ मिलियंस उसमें पाए जा रहे हैं। अगर ग्रेफाइट की बात करेगी तो भैया वो लेयर्स में बनाया जा रहा है, एक लेयर में तुम्हारे मिलियंस ऑफ पाए जा रहे हैं, ये चीज है, लेकिन उसके एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रखे हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं बक मिनिस्टर फ्लुरेंस की बात करता हूँ, तो जो बक मिनिस्टर फ्लुरेंस है उसमें केवल कार्बन केवल 60 ही पाए जाते हैं, मतलब कार्बन कार्बन मिलकर केवल अपने 60 बॉन्डिंग ही क्रिएट कर सकते हैं, बस केवल इतने होते हैं। और जब तुम उसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो एकदम स्फेरिकल जैसा लगेगा, मतलब कि एकदम बॉल जैसा, एकदम कैसे लगेगा, एकदम फुटबॉल जैसा। और जब भी तुमने अगर कभी भी फुटबॉल को देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि फुटबॉल के बीच में कहीं ना कहीं पेंटागन होता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा हेक्सागन होता है। पेंटागन हेक्सागन पेंटागन हेक्सागन मिलके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो बनता है, एक फुटबॉल बनता है। तो ठीक इसी तरीके से जब तुम कार्बन की इस तरह से बॉन्डिंग देखोगे जो कि उसके स्ट्रक्चर को एक स्फेरिकल बना रही है, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे 22 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो रखे, मतलब कि कार्बन कार्बन मिला के 22 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि इस तरीके से 12 जो तुम्हारे 12 स्ट्रक्चर है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पेंटागन जैसे स्ट्रक्चर लगेंगे, मतलब कि इस तरीके से 5 वाले लगेंगे और एक इस तरह से तुम्हारे कुछ 6 वाले लगेंगे। तो ये जब इस तरह से इंटरलॉक्ड होते हैं तब वो तुम्हारे जब इंटरलॉक्ड होकर बनेंगे कंप्लीट करेंगे तो तुमको इस तरह से लगेगा कि हाँ ये तुम्हारा एक फुटबॉल का वो हो गया। लेकिन भैया C60 तो फिर भी ठीक है, इसका बक मिनिस्टर फ्लुरेंस नाम क्यों दिया गया? वो इस वजह से दिया गया क्योंकि तुम्हारे एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था तुम्हारा बक मिनिस्टर फूलर। क्या नाम था उनका? बक मिनिस्टर फ्लूरर, ठीक है, बक मिनिस्टर फूलर नाम था। उन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो तो उसके लिए उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी। वो जो बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने वो स्फेरिकल शेप की बनाई थी, और उस स्फेरिकल शेप के एंडिंग्स में इसी तरीके से हेक्सागन पेंटागन थे। तो उनकी याद में कि मतलब उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया, तो उन्हीं की याद में इसी बॉन्डिंग, इसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग में हमने इस C60 को बक मिनिस्टर फ्लुरेंस का नाम दे दिया, ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसके अपीयरेंस की बात कर देता हूँ कि भैया दिखेगा कैसे, ऐसा कैसा होता है, तो ये एकदम डार्क सॉलिड, जैसे तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वैसा ही होगा। कैसा होगा? डार्क सॉलिड होगा। लेकिन इनकी अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी तुम्हारे डायमंड और तुम्हारे ग्रेफाइट के बीच में, तो ये बीच में पाया जाएगा। मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ तुम्हारा C60 बीच में होगा, और फिर उसके बाद ये तुम्हारा इधर साइड होगा, मतलब क्या कहते हैं डायमंड मान लो, और इधर साइड मान लो कि तुम्हारा ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट की लोअर क्वालिटी, डायमंड की अलग क्वालिटी, लेकिन इनके बीच में जो तुम्हारे डिफरेंस है वो उसकी अलग क्वालिटी होगी। ये चीज हो गया, इतना समझ लो, ठीक है। और जैसे ये भी भैया आपका केवल कार्बन से मिलकर बन रखा है, तो फिर इसका मतलब है कि अगर भैया मैं भी इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करूंगा तो मेरे को केवल CO2 गैस ही निकलने वाली, तो इसमें भी तुम्हारा क्या होगा? CO2 गैस ही निकलेगी और कुछ नहीं निकलेगी। और अगर इसकी एक और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये है कि अगर आप इसको वाटर में आप सोल्यूबल करोगे, पानी में मिलाने की कोशिश करोगे तो मिलेगा नहीं। मतलब कि तुम इसको क्या बोल सकते हो कि हाँ जो आपका बक मिनिस्टर फ्यूलर है, जो फ्लूरीन है, वो आपका पानी में नहीं मिलता। ये है, समझ में आ गया ना? तो ये जो मैंने बीच में जो इसकी कैटेगरी रखी है, इसकी हार्डनेस की कैटेगरी रखी है कि ये ग्रेफाइट जैसा ना तो सॉफ्ट है ना तो डायमंड जैसा ये हार्ड हो रखा है, ये आपकी बीच में आता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बक मिनिस्टर फ्यूलर के बारे में? हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी देखो बक मिनिस्टर फ्लूर का तुमको दिखाते हैं, डायग्राम दिखाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसमें कुछ तुम्हारे पेंटागन है, कुछ तुम्हारे हेक्सागन है, कुछ पेंटागन है, कुछ तुम्हारे हेक्सागन है। तो जैसे ये देखो पेंटागन अभी एक निकल के गया, अभी देखना एक कर्सर देखना मेरा, ठीक है, कर्सर देखना, ये देखो ये पेंटागन जा रहा है, दिख रहा है पेंटागन गया। तो इस तरीके से तुम्हारे पेंटागन हेक्सागन मिलके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि स्फेरिकल शेप में तुम्हारा एक जायंट बक मिनिस्टर फ्यूलर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक मतलब क्या कहते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर तुम्हारे 20 हेक्सागन पाए जाएंगे, 12 तुम्हारे पेंटागन पाए जाएंगे। और ये तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम उसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और ये पूछ लेगा कि कार्बन के टोटल कितने एटम्स होते हैं, तो उसको याद रख लो, है ना, ये हो गया। और इसके साथ साथ ये अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये है तुम्हारे
अमेरिकन जो आर्किटेक्ट है बकमिस्टर फ्यूलर, इन्होंने जो पीछे बिल्डिंग बना रखी है कुछ इसी तरीके की हो रखी है, तो इन्हीं की याद में तो मतलब क्या कहते हैं कि हमने इनको मतलब क्या कहते हैं इनके C60 को बकमिस्टर फ्यूलर के नाम पे हमने डिस्ट्रीगेट कर दिया है। और बाकी अगर इसके कंपोजिशन की बात करोगे देखोगे, तो अगर तुम देखोगे ना तो ये तुम्हारा C60 है, एकदम मतलब जैसे ग्राफाइट जैसा एकदम डार्क सॉलिड एकदम ब्लैक कलर का, है ना, जाइंट होगा एकदम अनएंडिंग, इसमें इंटरनेक्ट होंगे, है ना, कोई भी मतलब क्या कहते हैं कि कार्बन के एटम इसमें फ्री जैसे टाइप के नहीं होंगे, है ना, स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा तब जाके वो तुम्हारा होगा, हीट करोगे तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, हाईली इंसोल्युबल है, पानी में नहीं बहेगा। हार्डनेस की बात करोगे तो दोनों के बीच में आएगा, ये चीज हो गया, है ना। तो देखो हमारा ये C60 है ना, एकदम एकदम वैसा ही लग रखा है, ये ना तो ज्यादा हॉट ना तो ज्यादा सॉफ्ट, पानी में मिलाने की चाहे जितनी कोशिश करो नहीं मिलने वाला है, ये हो गया। तो ये तुम्हारा बकमिस्टर फ्लोरेंस था जिसमें मैंने तीनों के तीनों मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा बता दिए कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। तो मुझे बताओ कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है भैया, आ रहा है भैया, आ रहा है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देख लिया? नहीं मिला था ना वो, आ जाओ अब इसका आंसर बता दूं, बता भाई। What is the chemical formula for Buckminster Fullerenes? C60. फ्लोरेंस पर बोल, फ्लोरीन बोल, ठीक है, जहां लिखा है वो बोल। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, यश। How many carbon atoms are joined together to form a single spherical molecule of Buckminster Fuller? 60 atoms. वेरी गुड, अना आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The structure of Buckminster Fullerene consists of which two types of interlocking rings of carbons? Hexagonal and pentagonal. वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Buckminster Fullerene differs from diamond and graphite because it is a giant molecule with an unending network of carbon atoms, very small molecule made up of only 60 carbon atoms, highly soluble substance in water, gas at room temperature. B वाला। बी वाला वेरी गुड, है ना। अनएंडिंग तो है नहीं, 60 के बाद भैया रुक जाएगा, तो अनएंडिंग कैसे बोल लिया आपने, है ना ये। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is the product when Buckminster Fullerene is burned in oxygen? Carbon dioxide only. कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। An important physical property mentioned in the text that differentiates Buckminster Fullerene from diamond and graphite is its cooler, it's soluble in oxygen, its hardness, its melting point, its hardness. वेरी गुड, और हार्डनेस कैसी, बीच की है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Based on the information that Buckminster Fullerene is burns in oxygen to form only carbon dioxide. What conclusion can be drawn about this? Its composition. It contains hydrogen atoms. It is an alloy of carbon and another element. It is made up of carbon only. C wala bhaiya. सी वाला वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Buckminster Fullerene was named after the American architect Buckminster Fuller because its structure resembled the frame of traditional score stadium, a common home for सौसर स्टेडियम बे, cricket. स्कोर स्टेडियम, फुटबॉल खेलता है। The framework of dome-shaped halls designed by Fuller. C वाला। सी वाला वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर दो। The arrangement of carbon atoms in Buckminster Fullerene is described as resembling a football made up of how many panels? 12 hexagonal and 20 pentagonal panels, 20 hexagonal and 12 pentagonal panels, 60 hexagonal and 32 pentagonal panels, uh, कौन सा था? 12 sorry 20 hexagonal and 12 pentagonal panels. अच्छा तुम बताओ जरा मेरे को। Where 20 तुम बताओ मुझे। बी वाला। बी वाला होगा। बी वाला होगा, अच्छा। नहीं भैया,
12 hexagonal and 20 pentagonal. नहीं, तुम लोग को मैं दिमाग को समझ गया, पता है क्यों? तुम लोगों ने ना ऐसे याद कर रखा था वहां 2012 पढ़ा रहा था, है ना? ऐसे 2012, जब तुमने 2012 पढ़ा तो तुमने भी यहाँ ऐसे देखा कि यहाँ पहले 20 लिखा बाद में 12 लिखा है, तो उसके हिसाब से ये आंसर बी वाला होगा, है ना? देखा, सही तो बोला मैंने, बी वाला हाँ, होगा। मैं समझ गया था तुम लोग को ये बी वाला मैंने ये ही बोला था भैया। अबे ऐसे तो भी तुमने याद बाद रखते में हैं ना। बदल तो दिया। ठीक है, ये तुम्हारा 12 पेंटागोनल है ना, ये समझ सकते हो। मतलब पांच पांच साइड है, कम साइड है तो कम ही रहने दो, मतलब कि 12 ही रहने दो। 6 साइड है, हेक्सा 6 साइड है, ज्यादा तो ज्यादा रहने दो, तो ऐसे 2012 है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, तो मैंने ऐसे ही याद किया था, तो ये हो गया। ठीक है, तो तुम्हारे जितने भी एलोट्रॉप्स थे वो मैंने सारे करा दिए आज में। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय allotropes of element? Define allotropes of कार्बन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ allotropes of कार्बन? ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डायमंड आर हार्ड एंड डजंट conduct electricity due to its structure. Illustrate। ठीक है, 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड can conduct electricity. Explain why। ठीक है, with डायग्राम। ये आराम से हो गया तुम्हारा, 3 मार्क्स का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बक मिनिस्टर फ्लोरीन, हाउ इट इज लुक लाइक एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आराम से हो गया तुम्हारा, 3 मार्क्स का हो गया। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब पहले मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन में किसी को अगर कोई डाउट हो तो? नहीं भैया। नहीं, पक्का? यश? नहीं। नहीं, ठीक है, पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिख रखा है, दिखा रहा है एक से। ठीक, पहले क्वेश्चन में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, एलोट्रॉप्स बताना है, सिंपल बता देना कि भाई 3 होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, पहले तो तुम बताओगे एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, फिर कार्बन के एलोट्रॉप्स को बता दोगे, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा कुछ नहीं है, बताना है कि हाँ तुम्हारा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हार्ड होता है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिफरेंस आता है। तो कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंस करता है, उसके बारे में थोड़ा डायग्राम बना के दिखाना है। ये सारी चीजें, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं अपने लैंग्वेज पे लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा वर्डिंग मुश्किल डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन बाकी सब चीजें फंडामेंटल पूरा का पूरा सेम ही रहने वाला है, इस चीज को याद रख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ये तुम्हारा बकमिस्टर फ्लोरेंस कैसा दिखता है, कैसी प्रॉपर्टीज है, तुम बताओगे कि मतलब ज्यादा मतलब वो नहीं होता, मतलब क्या कहते हैं, पानी यानी में नहीं मिलता, ये सारी चीजें। ठीक है,
और जो तुम्हारा छठा क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि एलोट्रॉप्स कार्बन के यूजेस क्या है। इसमें आप डायमंड के यूजेस बताओगे, उसके यूजेस बता दोगे। 3 2 5 5 ही क्वेश्चन हुए थे। ये कौन सा छूट गया मेरा? डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रॉप्स एलिमेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज बकमिंस्टर फिल्म। 6 1 2 3 4 5 6 नहीं 6 के 6 हो गए, ठीक है। हाँ